दोस्तों, कोको कोला और पेप्सी जैसी कंपनी के सामने ना जाने कितने ब्रांड आए और चले गए, लेकिन कोई भी इनकी मनोबल को नहीं तोड़ पाया। फिर मैदान में उतरे तीन देसी लड़का, जिन्होंने सोचा कि हम क्यों ना वो बेचें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से पीते आए हैं। मतलब जीरा और नमक से बना वो देसी स्वाद जो भारत के हर घर में पसंद किया जाता है। ना कोई सेलिब्रिटी फेस, ना ही कोई टीवी एड्स और शो, फिर भी खड़ा कर दिया एक ऐसा ब्रांड जो आज पूरे इंडिया पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा की, जिसने हर सिप के पीछे छिपा है संघर्ष की कहानी। और हाँ, शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं शुरू से आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह बात है 2016 के एक शाम के। तीन कजन्स सौरभ, मंजुल, निखिल नोएडा और सौरभ होताना और सनी हर रोज की तरह कैजुअली मिले थे। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिमाग आइडिया से भरा हुआ। तीनों के बैकग्राउंड अलग अलग था, इंटरेस्ट भी टोटली अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थे, कुछ अपना करना है वो भी बड़ा। और फिर एक दिन ऐसी ही मुलाकात ने जन्म दिया, एक ऐसी एवरेज कंपनी जिसकी वैल्यू आज कई 100 करोड़ है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ कैसे, यह सब जानने से पहले हमें तीनों कजन्स के बारे में शॉर्ट में जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ मंजुल की, जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी थी। 2012 में जब ये सिंगापुर में बीए कर रहे थे तो इन्होंने ट्रेडर्स फाइनेंस में अपना हाथ आजमाया और वो बैचलर आज 15 मिलियन तक पहुंच गए। वैसे तो यह काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन दिल में कुछ अधूरा सा था। इसलिए सौरभ ने डिसाइड किया कि इंडिया वापस लौटना है और देश में ही कुछ बड़ा करना है। वापस आकर उन्होंने पंजाब में एक हाईवे रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम था हेरिटेज हवेली, जो कि आज के टाइम पर एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बन चुका है। इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते उन्हें रिलायंस इंडिया की अंडरस्टैंडिंग मिली कि इंडिया के कस्टमर टेस्ट को इम्पोर्टेंस तो देते हैं, लेकिन खरीदते तभी है जब प्राइस उनकी पॉकेट में फिट बैठे। वहीं अगर बात करें सनी की, तो यह वो इंसान है जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि सीधे मैदान में उतरते हैं। चाहे दुकानदार से बात करनी हो या कस्टमर को कन्विंस करना हो या फिर ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरह का काम करना हो, तो सनी इन चीज़ों में माहिर थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों से कनेक्शन बना लेना। तीसरे कजन्स निखिल का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से था, लेकिन दिल से वह हर हफ्ते कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते थे। और फिर एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक देसी ड्रिंक बनाई, जीरा फ्लेवर वाली। जब उन्होंने खुद टेस्ट किया तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भाइयों को भी टेस्ट करवाऊं। शाम हुई, तीनों कजन्स हमेशा की तरह मिले और निखिल ने बड़े कैजुअली कहा, भाई इसे टेस्ट करके देखो जरा। सौरभ मंजुल ने जैसे ही पहला सिप लिया उसके मुंह से निकला, वाह भाई इसे तो मार्केट में होना चाहिए। और वहीं सनी का भी मानना था कि इंडिया भले ही मॉडर्न हो गया हो, लेकिन टेस्ट के मामले में आज भी पूरा देसी है। और जहां हर कोई कोको कोला ऑरेंज सोडा बेच रहा है, वहीं जीरा फ्लेवर वाली ड्रिंक एक अलग ही डिमांड बन सकती है। ऐसा नहीं था कि इंडिया में इससे पहले कोई भी जीरा ड्रिंक आई ना हो। साल था 1977 का, जब गवर्नमेंट रूल्स की वजह से कोको कोला इंडिया से बाहर चला गया था। तब पार्ले ने एक ज़बरदस्त मसाला फ्लेवर ड्रिंक मार्केट में लॉन्च की, नाम था रिमझिम। एंड बिलीव मी, उस टाइम रिमझिम काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन जैसे ही कोको कोला इंडिया में दोबारा लौटा, उसने स्टॉप ड्रिंक्स ब्रांड खरीद लिए और रिमझिम को बंद कर दिया, क्योंकि कोको कोला सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहता था जिन्हें वह ग्लोबल लेवल पर बेच सके। यही रीज़न था कि इंडिया में कोई भी बड़ा जीरा फ्लेवर ड्रिंक दोबारा नहीं उभर पाया। हाँ, बीच बीच में कुछ रीजनल प्लेयर जरूर आए, जैसे मुंबई का जीरा मसाला, उड़ीसा का स्पाइस अप और कर्नाटका का बिंदु जीरा, लेकिन इनका दायरा सिर्फ अपने अपने इलाकों तक सीमित रह गया। नेशनल लेवल पर कोई नाम नहीं बना सका। सौरभ और उसके कजन्स को यह बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर हमने यह गैप नहीं भरा तो कोई और भर देगा। और बस यही सोचकर उन्होंने लिया एक बोल्ड स्टेप, मार्केट में जीरा फ्लेवर ड्रिंक लॉन्च करने का। उन्होंने डिसाइड किया कि इस ड्रिंक का टेस्ट तो होगा पूरी तरह से देसी, लेकिन ब्रांडिंग होगी इंटरनेशनल लेवल की, दमदार, फ्रेश और ऐसी जैसे लोग कनेक्ट हो पाएं। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना एक बात तो होती है, पर उसे मार्केट और कस्टमर के दिल तक पहुंचाना अलग लेवल तक चैलेंज होता है। लेकिन यह तीनों भाई हार मानने वालों में से थोड़ी ना थे। अपने विजन को साथ 2017 में रखी गई आर्किन फूड्स की नींव, जो कि लाहौरी जीरा के पेरेंट कंपनी थी। ड्रिंक का फार्मूला तो रेडी था,
लेकिन अब बारी थी नाम सोचने की, प्राइस डिसाइड करने की और सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग की। काफ़ी सोचने समझने के बाद उन्होंने ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा रखा। अब सवाल उठता है कि लाहौरी जीरा ही क्यों? क्या यह ड्रिंक लाहौर से इंस्पायर्ड थी? असल में इस ड्रिंक का मेन हीरो था इंग्रेडिएंट जीरा, लेकिन एक और चीज़ थी जो इसे यूनिक बनाती थी, रॉक साल्ट यानी सेना नमक, जिसे लाहौरी जीरा नाम से भी जाना जाता है। इसलिए उन्होंने इस ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा रख दिया। टेस्ट से लेकर नाम तक हर एक चीज़ में देसी टच दिखाई दे सके। अब तक आती है प्राइस की, तो उन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 10 रुपये रखा, जिससे इसे हर कोई आसानी से खरीद सके। इसके बाद से जब हमारी आई ब्रांडिंग की, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में जो लोकल जीरा सोडा थे उनमें से ज़्यादातर अनब्रांडेड थे और उन सब की पैकेजिंग लगभग एक जैसी थी। यही वजह थी कि वह जो कि उन्हें बड़ी मार्केट तक ले जा सके। लाहौरी जीरा ने इस गैप को समझा और अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाया, भले ही उसका प्राइस सिर्फ 10 रुपये ही क्यों ना हो। उन्होंने लेवल डिजाइनिंग में यूज किया ब्लैक और गोल्ड का प्रीमियम कॉम्बिनेशन, फोट और लोगो भी ऐसा चुना जो कि क्लॉसी लगे, जिससे कि शेल्फ पर रखी बॉटल दूर से ही नजर आ जाए। लेकिन दोस्तों, यह सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा डिज़ाइन और अच्छी कैची नाम ही काफ़ी नहीं है। असली गेम तो वही शुरू होता है जब उस प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट तक पहुंचाना होता है। और फिर यह जिम्मेदारी दी गई सौरभ भूताना को, जो ग्राउंड लेवल एक्सपर्ट थे। अब तक सौरभ ने लुधियाना के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो पहले से वो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कंडीशन रख दी, मैं एडवांस में पेमेंट नहीं दूंगा, माल रख दो, अगर बिक गया तो ठीक, वरना वापस आकर ले जाना। अब यह बिल्कुल डिफिकल्ट मार्केट बिहेवियर था, जिसमें फंसकर कई सारे स्टाफ्स अपना भारी लॉस करा लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लोर किसी बिजनेस की जान होती है। अगर कोई मार्केट में पैसा फंस जाए तो बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में लाहौरी जीरा के फाउंडर के पास दो ऑप्शन थे। पहला कि डिस्ट्रीब्यूटर की शर्त मानकर माल भेज दे और पेमेंट का इंतजार करे, और दूसरा खुद रिटेलर्स को शॉपकीपर से डायरेक्ट कनेक्शन करे और अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में पुश करे। लाहौरी जीरा के फाउंडर ने दूसरा रास्ता चुना। वो हर रिटेलर्स और दुकानदार से मिले, उन्होंने सैंपल दिया और साथ में ड्रिंक टेस्ट कराई। इससे उन्हें कई तरह के फीडबैक्स मिले, जैसे कि किसी ने कहा तो कलर डल लग रहा है, किसी ने तो कहा स्वीटनेट बैलेंस नहीं है, तो फिर किसी ने ड्रिंक्स में फेस कम लग रही है। तीनों फाउंडर्स इन सभी फीडबैक्स को नोट कर रहे थे और फिर हर रोज़ रात को बैठकर एनालाइज करते थे अपना फार्मूला में क्या चेंज किए जाएं। इस तरह हर एक फीडबैक को सुनते, इनपुट करते, जिससे लाहौरी जीरा का टेस्ट और भी बेहतर होता चला गया। रिटेलर्स को भी यह समझ आ गया यह ड्रिंक मार्केट में चलने वाली है, इसलिए अब वह खुद कस्टमर को रिकमेंड करने लगे। तो दोस्तों, जब दुकानदार ही पुश करने लगे तो फिर धीरे धीरे यह देसी मसालेदार ड्रिंक कस्टमर्स के दिल में कनेक्ट हो गई। और फिर एक दिन वही डिस्ट्रीब्यूटर जिसने पहले एडवांस देने से मना कर दिया था, अब वह खुद कॉल करके बोल रहा है, भाई ऑर्डर भेज दो, इस बार एडवांस के साथ साथ। शुरुआत में लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट मूव लिया, या कनेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्ट तो उनका ही था, लेकिन उसे वह बनवा रहे थे एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से। अलर्जी स्टेज पर यही स्ट्रेटजी काफ़ी काम आई, क्योंकि उनका पूरा फोकस था सिर्फ 3 चीज़ों पर, टेस्ट, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। मशीन सेटअप पर तो टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय उन्होंने मार्केट डिमांड पर फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे कॉन्टेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में फाउंडर को लगा कि अब उन्हें अपना खुद का प्लांट लगा लेना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो उन्हें ज़मीन चाहिए थी, वो भी सही लोकेशन पर। फिर पोल्यूशन कंट्रोल से लेकर FSSAI तक हर तरह से कंपोलेशंस और पेपर्स, अब यह सब भी कहीं ना कहीं तो हो जाता। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी इन सेटअप्स को पूरा करने के बाद से फिलिंग लाइन्स, वाटर वॉल्विंग मशीन, कैंपिंग सिस्टम को, लेवनिंग यूनिट जैसी मशीन्स को सेटअप करने की, क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसा लगने वाला था और उतने पैसे उस टाइम उनके पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड से लोन लिया, प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और यहाँ तक कि कुछ फर्नीचर्स को भी बेच डाला।
और फिर इस तरह काफ़ी कठिनाइयों के बाद पंजाब में रोपर में उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा कर दिया, जिसकी कैपेसिटी थी 96 बोतल्स पर डे। शुरुआत में तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में टेस्ट वायरल हुआ, डिमांड इतनी तेज़ी से यह कैपेसिटी भी कम पड़ गई। तब लाहौरी जीरा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्केल करके 1.2 मिलियन यानी 12 लाख बोतल्स पर डे बढ़ा दी, जिसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ा और फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका रेवेन्यू पिछले साल से 5 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ सेट होता हुआ दिख रहा था, वैसे ही अचानक एक झटका लगा। साल 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिया, सीधा 40% तक कर दिया। 28% जीएसटी और 12% कॉम्बिनेशन सेल्स। लाहौरी जीरा के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि पहले ही से उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था और कंपनी ने भी अपने ड्रिंक का प्राइस काफ़ी सोच समझ के रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी के दम पर ही मार्केट में अपनी जगह बनाई जा सकती है। इसलिए जहां जीरा मसाला 20 रुपये में मिल रहा था, बिंदु जीरा 12 रुपये में पेप्सी और 200 ml की बोतल 20 रुपये में, वहीं लाहौरी जीरा ने अपनी 200 ml की बोतल को सिर्फ 10 रुपये में लॉन्च किया। 10 एक ऐसा प्राइस था जिसे छोटे शहरों के लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते थे और इसी प्रोग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से लाहौरी जीरा सेल्स की तेज़ी बहुत तेज़ी से बढ़ी। लेकिन अब टैक्स बढ़ने के बाद इनके पास भी प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर वह इसे 10 में ही बेचते तो उन्हें सीधा 4 टैक्स में चला जाता और बचते 6, जिससे रिटेलर्स, मार्जिन, वाटर कास्ट, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कवर करना था, जो कि इम्पॉसिबल था। पर साथ ही यह भी डर था कि कहीं प्राइस बढ़ाने के बाद से लाहौरी जीरा को खरीदना ही ना बंद कर दें। ऐसे में उन्होंने एक स्मार्ट मूव लेते हुए बदलाव न करके बॉटल का साइज 200 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, ताकि सेम प्राइस ऑफर करके भी मार्जिन मेंटेन किया जा सके, और उनका यह मूव वाकई में काम कर गया। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह ग्रोथ बिना किसी बड़ी फंडिंग या बड़े इन्वेस्टर के सपोर्ट हो रही थी, क्योंकि जहां बाकी स्टार्टअप भारी फंडिंग जुटाने में एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में लाश रह रहे थे, वहीं लाहौरी जीरा अपने स्मार्ट बिजनेस अप्रोच के चुपचाप प्रॉफिट कमा रहा था। सौरभ मुंजाल की फिलोसफी शुरू से ही क्रिस्टल क्लियर थी कि हम दूसरों की तरह 500 करोड़ जलाकर लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते। हमें 50 करोड़ की कमाकर एक स्टेबल बिजनेस बनाना है। सिंपल, पावरफुल और ग्राउंडनेट सोच। उन्हें पता था कि इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं तो फिर कंट्रोल भी लेते हैं, लेकिन वह शुरुआती टाइम में किसी के भी टर्म पर नहीं चलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इनिशियल डेज में बीसी फंडिंग लेने से साफ मना कर दिया। अब जब सेल्स तेजी से बढ़ने लगी तो लोग पूछने लगे, टीवी एड्स कब आएगी भाई? किसी क्रिएटर को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते? अब दोस्तों, यही वो पॉइंट होता है जहां कई सारे स्टार्टअप करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन सौरभ मुंजाल की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका सीधा जवाब था, एड तभी काम करती है जब प्रोडक्ट हर जगह पर उपलब्ध हो, वरना लोग एड देखने के बाद प्रोडक्ट ढूंढते ही रह जाएंगे और वह मिलेगा ही नहीं। यानी पहले उपलब्धता और बाद में एडवर्टाइजिंग। इसलिए उन्होंने शुरुआत में मार्केटिंग पर एक भी रुपये खर्च नहीं किया। दोस्तों, यही स्ट्रेटजी का नतीजा था कि 7 साल बाद जब लाहौरी जीरा का पहला मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, फिर वह तुरंत ही वायरल हो गया। मसालेदार, मज़ेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई फ्लैशी फीस, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट रहा सुपरहिट। अब शुरुआत में यह ड्रिंक सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक ही सीमित था, लेकिन 2022 में उन्होंने 8 और स्टेट में ट्रायल शुरू कर दिया और आज के टाइम पर अगर देखो तो फिर 18 राज्यों में लाहौरी जीरा अपनी स्ट्रांग पहचान बना चुका है। आज 2000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 5 लाख से भी ज़्यादा रिटेलर्स के जरिए लाहौरी जीरा तेज़ी से मार्केट में कैप्चर कर रहा है। इसकी डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कंपनी की रोज़ाना 50 लाख बोतल्स बन रही हैं। फिर भी पीक सीजन में सप्लाई डिमांड के मुकाबले काफ़ी कम पड़ गई है। आज भी अगर बात करें तो लाहौरी जीरा की फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक उसी स्पीड से बढ़ रही है जैसे कि उसकी डिमांड। लाइफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां इसका रेवेन्यू 80 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में
फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह बढ़कर 250 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 2024 में कंपनी ने 300 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन पार कर लिया था, वह भी 3 गुना प्रॉफिट के साथ। और कंपनी का अगला गोल है 2025 में 500 करोड़ का रेवेन्यू पार करना। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि टीम गजब और देसी आइडिया और जीरो मार्केटिंग से आज लाहौरी हर दुकान और हर नदी में, क्योंकि जब प्रोडक्ट बना हो तो सीधा कस्टमर्स के दिल में पहुँचता है।